हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हर वीक में संडे को क्वेश्चन सेशन में आप सबके लिए लेके आती हूं, जिसमें कि आपका सवाल होता है और मेरा जवाब। और आपका सवाल मैं पिक करती हूँ आपके कमेंट में से, और आप जो इंस्टाग्राम में मुझे भेजते हैं। जनरली इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, इसलिए आपका जो भी सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे मिलता है मैं आपको तुरंत मैं रिप्लाई कर देती हूँ। इन केस मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो उन सारे सवाल को भी मैं क्वेश्चन सेशन में इंक्लूड करती हूँ। तो यही है इस क्वेश्चन सेशन की मेन, जो आपका सवाल मैं कहाँ से पिक करती हूँ इसके ऊपर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन आज की। और शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। लास्ट वीक जो वीडियो हमने अपलोड किया था सेलर रिटर्न फीस के ऊपर, तो उसे लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन हमें देखने को मिला। काफ़ी कमेंट आया था उसके ऊपर कि उसमें काफ़ी सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, स्पेशली रिप्लेसमेंट के बारे में। हालांकि मैंने जो कहा था वो करेक्ट ही था, लेकिन कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि रिप्लेसमेंट में किसी को लॉस नहीं होता। रिप्लेसमेंट में क्योंकि शिपिंग चार्जेस नहीं लगता इजी शिप में, तो फिर इसके लिए कोई लॉसेस नहीं होता है। अभी मैं आपको बता दूं, आप लोग 100% में से 1% लोगों में ऐसा है कि रिप्लेसमेंट में उनको कोई लॉस नहीं होता। अब बहुत खुशकिस्मत है, आप बहुत लकी इंसान हो कि आपको रिप्लेसमेंट में लॉस देखने को नहीं मिलता। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हमने जो भी सेलर का अकाउंट हैंडल किया है उसमें 99% लोगों को रिप्लेसमेंट में लॉस होता है। अब मैं बता देती हूं कैसे। रिप्लेसमेंट में आपका लॉस होता है ऐसे कि आपको जो प्रोडक्ट मिला, कस्टमर ने जो आपको प्रोडक्ट भेजा है वो रॉन्ग प्रोडक्ट हो सकता है। आपने कुछ भेजा था, कस्टमर ने कुछ और प्रोडक्ट भेज दिया, तो आपको तो यहाँ पे पूरा लॉस हो गया। फिर आपको फिर क्लेम वगैरह करना पड़ेगा अमेजन पे। नेक्स्ट, आपको क्या होता है कि आप प्रोडक्ट तो एक्चुअल रिसीव किए, लेकिन वो प्रोडक्ट रीसेलेबल कंडीशन में ना हो। मतलब कि रीसेलेबल कंडीशन मतलब कि आप वो फिर सेल नहीं कर सकते हो, ऐसे कंडीशन में ही ना हो, बहुत खराब कंडीशन में आपको प्रोडक्ट मिले, तो वो आपका डेड स्टॉक इन्वेंट्री बन जाता है। तीसरा, अगर मान भी लेते हैं ये दो चीज आपके साथ नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट में एकदम सही प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, हालांकि बहुत कम होता है लेकिन हुआ है, तो इसमें आपका जो पैकिंग का कॉस्ट 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज जो भी आपने ऐड किया था भेजने के लिए, और दोबारा आपको भेजना है, वो कॉस्ट आपने ऐड नहीं किया, तो वो तो लॉस ही हो गया ना। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। मैंने कहा था ओवरऑल शिपिंग कॉस्ट जो लगता है, आप सेल्फ शिप में हो और अगर आपको रिप्लेसमेंट ऑर्डर आता है तो आपको फिर प्रोडक्ट भेजने के लिए, दोबारा भेजने के लिए फिर से आपको पे करना होता है, वो अब कस्टमर आपको नहीं पे करता है, तो ये लॉस पे ही गिना जाता है। अमेजन तो फिर आपको पे नहीं करेंगे, तो सेल्फ शिप में ऐसा होता है। और मैंने जनरल ओवरऑल सबके लिए कहा था कि शिपिंग कॉस्ट में फिर आपको नुकसान होता ही है रिप्लेसमेंट में, इससे बेटर रिफंड है। तो यहाँ पे बात यह है कि अगर आप नहीं जानते हैं अमेजन पे कितने टाइप के फुलफिलमेंट होता है, तो आपको पब्लिकली सबके सामने ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि कौन सा बात जो है मैं यहाँ पे गलत बता रही हूँ, राइट। क्योंकि मैंने सिर्फ इजी शिप के बारे में नहीं बताया था, मैंने ओवरऑल बताया था। तो मैं एक कमेंट आपको पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे डिक्लेयर ही कर दिया कि मैं गलत हूँ इसमें। श्रवण शर्मा वो लिख रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता है रिप्लेसमेंट में। नाउ देयर दिस बिजनेस वुमन गॉन रॉन्ग। तो आप अगर नहीं जानते हैं फुलफिलमेंट कितने प्रकार होता है अमेजन पे और कहाँ कहाँ क्या क्या चार्जेस लगता है, तो ये मैं रॉन्ग नहीं हूँ, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। और किसी को भी आप ऐसे क्वेश्चन करो, आप मुझे रॉन्ग बताओ, मुझे रॉन्ग प्रूफ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, राइट। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे जो बता रहे हो ना कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे बाकी जो सेलर, जो बाकी जो व्यूअर्स, न्यू सेलर जो है होते हैं, वो देखते हैं, उनको बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप ये जो कम्युनिटी है, आप एक सेलर दूसरे सेलर को हेल्प करते हो, राइट। तो आपका कुछ कंसर्न अगर है, आप जरूर रेस करें, आप बताएं। मैं खुश होंगी, हमारी टीम खुश होंगे कि आप ऐसा
आपका जो कंसर्न है वो रेस किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जजमेंट पे आ जाओ और डायरेक्ट डिक्लेयर कर दो कि यहाँ पे रॉन्ग है, ये है, वो है। ठीक है, तो आप अगर 100% करेक्ट हो तो ही आप ऐसे डिक्लेरेशन दो, नहीं तो मुझे आप बोल रहे हो गलत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यू सेलर के लिए जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो डीमोटिवेट हो सकते हैं और वो कंफ्यूज हो सकते हैं। और आप अगर बहुत लकी हैं, रिप्लेसमेंट में आपको बिल्कुल लॉस नहीं होता, तो काइंडली आप हमें ज़रूर शेयर करें अपना डिटेल इंफॉर्मेशन। मैं नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन सेशन में ज़रूर बताऊंगी कि आपके जो रिप्लेसमेंट में कुछ भी लॉस नहीं हुआ या जो भी हुआ है, आप ज़रूर हमें डिटेल में बताइए। तो चलिए अभी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं स्टार्ट बिजनेस। मैम, जब मैं लोकल प्रोडक्ट की मैपिंग करता हूँ तो काफ़ी जगह देखता हूँ ब्रांड तो जेनेरिक लिखा होता है बट सोल्ड बाय एंड मैन्युफैक्चरर सेम होता है, तो क्या मैं वहाँ मैपिंग कर सकता हूँ? देखिए, जैसे ही आपको दिखे जेनेरिक ब्रांड तो आप वहाँ पे मैप कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्रांड जेनेरिक नहीं है तो फिर आपको ऑथराइजेशन लेटर ही चाहिए होता है सेल करने के लिए। अब जैसे आपने कहा कि सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर सेम होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ब्रांड नेम जेनेरिक है, वो मैन्युफैक्चरर है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोडक्ट मैपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं कि मैम ये कैसे पता चलता है कि अदर सेलर ने ट्रेडमार्क लिया है कि नहीं? आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो उस ब्रांड को सर्च कैसे किया जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो है। अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिनको भी ट्रेडमार्क रिलेटेड कोई भी सवाल है, ट्रेडमार्क कैसे सर्च किया जाता है, वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। जितना कमेंट मुझे ज़्यादा रिसीव होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए, तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बना दूंगी। और आप पूछ रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी जगह देखता हूँ ब्रांड एंड सोल्ड बाय सेम होता है, एग्जाम्पल ब्रांड खुशी सोल्ड बाय खुशी एंटरप्राइजेस, और यही कई सेलर ने मैपिंग भी करी हुई है, तो क्या मैं भी मैपिंग कर सकता हूँ या नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, ब्रांड जेनेरिक होगा तो ही आप प्रोडक्ट मैपिंग कीजिए, अगर ब्रांड जेनेरिक नहीं है तो इसमें मत जाइए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये एग्जाम्पल, जैसे ब्रांड नेम है खुशी, तो आप अगर इस ब्रांड पे अपने प्रोडक्ट मैपिंग करेंगे, इसके बाद दुख आपको ही मिलेगा, खुशी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ब्रांड है, प्राइवेट लेवल पे सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिए हैं। जैसे ही ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो वो आपके साथ साथ जितने भी वहाँ पे सेलर है सबको आ जाएगा ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, तो पॉलिसी वायलेशन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा अमेजन की तरफ से मेल, और आपका अकाउंट वहाँ पे अकाउंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स खराब होता है और सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से आप बचे रहिए। अपने लेवल, अपने ब्रांड नेम पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करिए, और अगर जेनेरिक ब्रांड है तो ही प्रोडक्ट मैपिंग करिए। लेकिन मैं यही सलाह दूंगी कि आप जेनेरिक प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो अपने ब्रांड नेम पे GTIN अप्रूवल लेके सेल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इप्सिता भौमिक। मैम, मेरी ट्रेड लाइसेंस में जो बिजनेस का नाम मेंशन किया है वो ही क्या अमेजन में देना होगा? जी हाँ, ट्रेड लाइसेंस में आपका जो बिजनेस नेम है वो ही अमेजन पे बिजनेस नेम आपका होना चाहिए, तभी मैच होगा। आप दूसरा बिजनेस नेम देंगे तो मैच नहीं होगा और फेल हो जाएगा आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हाँ, वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अमेजन पे स्टोर नेम बनाने का आपको ऑप्शन मिलता है, वो आप दूसरा रख सकते हैं। आपके ब्रांड नेम का भी आप स्टोर नेम रख सकते हैं और दूसरा नाम का भी आप रख सकते हैं, लेकिन ट्रेड लाइसेंस जिस नाम पे हो, जिस बिजनेस नेम पे हो, वही बिजनेस नेम आपको देना चाहिए अमेजन पे जब आप सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजल गदियाली पूछ रहे हैं, थैंक्स मोमिता फॉर द आंसर, इट क्लियर माई डाउट्स, appreciate your knowledge sharing, not many in the world share what they know because they fear to whom they have taught will gain more success, you are a true teacher, thank you so much for your kind words। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है, जो मैंने अपने 8 साल में अपना एक्सपीरियंस जो किया है, तो ये मैं हमेशा शेयर करना चाहती थी। और मुझे प्लेटफॉर्म भी मिला यूट्यूब, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अपना इन्फॉर्मेशन,
और मुझे कोई ये नहीं है, मैं एक बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से मानती हूँ कि नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो यही मैं मानती हूँ, इसलिए जितना भी मेरा नॉलेज है मैं वो सब शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो यही मेरा लक्ष्य है और आगे भी यही मैं करती रहूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा ये सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र दुबे पूछ रहे हैं, हेलो मोमिता, एक क्वेरी है, अगर फ्लिपकार्ट में हम लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पहले ब्रांड नेम के लिए आता है, तो अगर मेरे ब्रांड नेम के आगे ग्रीन टिक आ रहा है तो क्या मैं उसे उसमें सेल कर सकता हूँ? जो ब्रांड नेम मेरा डाला है उसमें मैंने कोई ट्रेडमार्क नहीं लिया है बट ग्रीन टिक आ रहा है, तो क्या मैं सेलिंग कर सकता हूँ, सेलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपका टिक, ग्रीन टिक अगर आपको आपके ब्रांड नेम के आगे दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप उस कैटेगरी के लिए अप्रूवल आपको मिल चुका है, आप उस ब्रांड नेम पे सेल कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम होता है, कुछ कैटेगरी फ्लिपकार्ट पे रेस्ट्रिक्शन होता है, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी होता है, जिसमें कि आप सेल करने के लिए आपके ब्रांड नेम को पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। आप ट्रेडमार्क तब उस पे उस कैटेगरी के लिए पर्टिकुलरली आपको देना पड़ता है। अदरवाइज आपको जहाँ पे दिख रहा है ऐसे कैटेगरी जिसमें आपको ब्रांड नेम की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से सेल कर सकते हैं। हालांकि आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ सकता है, जैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं और अपना लिस्टिंग सबमिट करते हैं तो ब्रांड अप्रूवल की अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको फ्लिपकार्ट से मेल आ जाएगा और आपको फिर ब्रांड की डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करना पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि आपको ट्रेडमार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं है जब आप नए सेलर हो फ्लिपकार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ पूछ रहे हैं, शॉपिफाई में न्यू पासवर्ड कैसे चेंज करें, बता दो। शॉपिफाई में आप जाइए, उसमें मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, उसमें सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा सेटिंग्स। अगर आपको जैसे आपने पूछा कि पासवर्ड कैसे चेंज करना है, उसमें इलैबोरेट किया गया है, आप सेकंड और थर्ड वीडियो ज़रूर चेक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपर्स क्लिनिक पूछ रहे हैं, मोमिता जी आपने ये टूल कौन सा यूज़ किया है मंथली सेल्स देखने के लिए? अच्छा, मंथली सेल्स देखने के लिए मैंने वहाँ पे यूज़ किया है AMZ स्काउट। और आप अगर न्यू सेलर है, आपको देखना है प्रोडक्ट का रिसर्च करने से पहले प्रोडक्ट के रैंक वगैरह और सेल वगैरह, तो आप AMZ स्काउट का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर जंगल स्काउट भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गुप्ता पूछ रहे हैं, मैं अमेजन पर अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बना लिया था अमेजन पर, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, मुझे बिजनेस करना है, मेरे अकाउंट डीएक्टिवेट है, प्लीज़ रीएक्टिवेट अकाउंट कैसे होगा वो बताइए। अच्छा, तो इसका मतलब है पहले आपका जो अकाउंट था वो डीएक्टिवेट हो चुका था, फिर उसके बाद आपने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कभी भी अमेजन पे सेल नहीं कर सकते हैं। एक तो आपने जो अकाउंट डीएक्टिवेट जो हो गया है उसमें तो देखना पड़ेगा फर्स्ट कि वो किस कारण डीएक्टिवेट हुआ है। अगर कारण आप जो भी रीज़न है उसको अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप वही अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना अमेजन पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपका एक बार अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तो उसके बाद फिर आपको नया जीएसटी, नया बिजनेस नेम के साथ ही नया अकाउंट ओपन करना होता है, और वो भी आप सेम सिस्टम और सेम इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ करेंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है, और फिर वो नया अकाउंट भी अगर नया जीएसटी दे भी रहे हैं तो भी आपका बंद हो सकता है। तो वेरी केयरफुल, आप पहले ये कोशिश कीजिए कि आपका जो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है, वो डीएक्टिवेट हो सकता है कि नहीं। अमेजन पे आप ईमेल करें, बताइए अपना इश्यूज क्या क्या है और आप कैसे उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक बैनर्जी पूछ रहे हैं, अमेजन सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या एक साथ ही एफबीए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिस्टिंग के बाद कर सकते हैं? देखिए, साथ में ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अमेजन से कॉल आएगा फिर वो पूछेंगे कि आपका लिस्टिंग क्यों नहीं हुआ, तो पहले इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि लिस्टिंग पहले कर लीजिए, उसके बाद लिस्टिंग आप करने के बाद फिर एफबीए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए। तो फिर उसमें आपको अमेजन से जब कॉल आएगा एफबीए रजिस्ट्रेशन के लिए तो फिर आपको फिर लिस्टिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लोग जो भी सवाल पूछेंगे या आपकी लिस्टिंग देख के फिर आगे प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि आई मीन टू से हाउ आई स्टार्ट सेल थ्रू एफबीए बाय डिफॉल्ट।
एंड एज ए बिगिनर क्या अमेजन FBA पर स्मॉल क्वांटिटी इन्वेंट्री सेंड कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज के एक साथ? हाँ, जैसे मैंने कहा कि डिफॉल्ट तो स्टार्ट नहीं होता, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है। पहले आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन होगा अमेजन पे, सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर लिस्टिंग, फिर उसके बाद FBA प्रोसेस आप स्टार्ट करें और उसके बाद आप FBA में प्रोडक्ट भेजिए। अब जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि क्या स्मॉल क्वांटिटी भी आपको भेजना आप कर सकते हैं, तो हाँ, आप स्मॉल क्वांटिटी FBA में भेजिए, उसी से आप स्टार्ट करें, क्योंकि हमेशा मैं भी सलाह यही देती हूँ कि स्मॉल क्वांटिटी में ही आप स्टार्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं वगैरह वगैरह। तो फिर आप स्मॉल क्वांटिटी से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना FBA में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर दीपक भाटी पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाइए मैम कि क्या क्या ऑप्शन डालना है, फुल वीडियो बनाइए मैम। ओके, ज़रूर मैं बनाऊंगी, लिस्टिंग में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं संकेत सिंह, दी मेरा वन प्रोडक्ट भी अच्छा चल रहा था, 1 मंथ हुआ था लिस्टिंग का, उसमें से दिन के 5-6 ऑर्डर आते थे, लेकिन 15 दिन से मेरा स्टॉक खत्म हो गया था, तो मैंने लिस्टिंग क्लोज कर दी, फिर 3 दिन बाद लिस्टिंग एक्टिवेट करी, फिर उसके बाद 15 दिन में स्टॉक खत्म हो गया था, तो मैंने वापस लिस्टिंग को एक्टिव किया था, सेल डाउन हो गई है पूरी, वीक में 1 और 2 ऑर्डर्स ही आते हैं उसका, क्या इसका रीज़न यही है कि मैं लिस्टिंग एक्टिव इनएक्टिव करता था, प्रोडक्ट को स्टॉक में नहीं रखता था? जी हाँ, जैसा मैंने लास्ट अपनी वीडियो में कहा कि सेलर क्या क्या गलतियां करते हैं, तो ये भी एक बिगेस्ट गलती है कि आप अपना स्टॉक को ऐसे मैनेज करते हैं कि जैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गया फिर आप जाते हैं प्रोक्योर करने के लिए, तो इसी में गलती यही होता है कि प्रोडक्ट विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। ज़्यादातर सेलर को ये पता ही नहीं है और कहीं पे आपको अमेजन पे ये लिखा भी नहीं है, रिटर्न में भी नहीं है कि आपको स्टॉक क्यों नहीं ज़ीरो करना चाहिए। आपके सामने ही है रिजल्ट कि आप अगर स्टॉक ऐसे अपडेट करते रहेंगे, एक्टिव करते रहेंगे अपनी लिस्टिंग और इनएक्टिव करते रहेंगे, तो आपका ऑर्डर जो पहले आता था वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, अपने स्टॉक को अपडेट करें। ऐसे आपको मैनेज करना चाहिए कि आपका अगर ऑर्डर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वो आपका जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है, तो तुरंत आपको फटाफट अपने सप्लायर से वो प्रोडक्ट फिर से मंगवाना चाहिए कि आपका वो स्टॉक खत्म होने से पहले आपको फिर से रीस्टॉक हो जाए। बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट सवाल है अजहर उद्दीन, एक्चुअली स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट किया, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे आप सबको पढ़ के सुना रही हूँ। इन्होंने कहा कि बिग फैंस इज, थैंक यू सो मच, आपका वीडियो देखकर ही मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया 2019 में, आज मेरा बिजनेस शुक्र है ऊपर वाले का अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच डियर सिस। तो इसी स्टेटमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी ऐसे आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें, आपको अपना नॉलेज जो है वो शेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन मोड ट्रेडमार्क विल वर्क? देखिए, अभी अमेजन ने रिसेंटली अपना पॉलिसी चेंज किए हैं कि आप अभी एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं ट्रेडमार्क की, फिर वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर आगे का जो भी है प्रोसेस होगा। पहले क्या होता था कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा तभी आप फिर आगे प्रोसीड कर सकते थे ब्रांड रजिस्ट्री में, लेकिन अभी एप्लीकेशन से ही काम चल रहा है। बहुत सेलर का अकाउंट में हमने देखा है, अभी देखने को मिला कि एप्लीकेशन से ही काम अभी आगे हो रहा है। तो आप एप्लीकेशन करके देखिए, एप्लीकेशन देके देखिए, अगर आपको अमेजन से कुछ आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो आप हमें संपर्क करें। हम भी देखना चाहते हैं कि अभी इस पॉलिसी में जो सुधार हुआ है, जो पॉलिसी में जो उन्होंने नया चेंज किए हैं कि एप्लीकेशन से काम चल जाएगा, वो कितना हद तक सही हो रहा है, तो ये भी आप हमें ज़रूर शेयर करें अगर आपका एप्लीकेशन अमेजन एक्सेप्ट कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी सिंह पूछ रहे हैं, हेलो सिस्टर, मुझे
न्यू वॉक स्टार्ट करना था बट मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, और मेरा बजट भी कम है, प्लीज़ सिस्टर आप मुझे एक्सप्लेन करो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि आपका बजट कम है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक्सेसरीज वगैरह जो होता है, मेन कैटेगरी में आप मत जाइए, एक्सेसरीज वगैरह जो होता है उसमें आप ट्राई करिए और ऐसा प्रोडक्ट आप ढूंढिए जिसमें कि आपको स्मॉल आपको कम प्राइस में आप प्रोक्योर कर सकते हैं, जैसे कि आप 30 रुपीज़ में 40 रुपीज़ में आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोक्योर कर पाते हो, तो उसी से आप स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपका ऑर्डर आएगा, सेल बढ़ेगा, आगे आपको प्रॉफिट आएगा, फिर आपका बजट भी इंक्रीज होगा, तो फिर आप फिर दूसरे दूसरे कैटेगरीज, मल्टीपल कैटेगरीज में आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको लोकल मार्केट में जाना है, देखना है कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोक्योर करना है और जो कम बजट में हो, जो 50 रुपीज़ के अंदर हो, जिससे कि आप सेल करें और आपको पहले जो अब बजट आपको इन्वेस्ट करना होता है प्रोडक्ट प्रोक्योर करने में, वो भी आपको बहुत कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन जी पूछ रहे हैं, हम सेल्फ सर्विस करेंगे तो कस्टमर को रिटर्न करना है तो कैसे करेंगे कस्टमर, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि सेल्फ शिप अगर आप कर रहे हैं तो रिटर्न कैसे करना है कस्टमर को, अगर रिटर्न करना चाहेंगे तो आप जिस लॉजिस्टिक कंपनी का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए, आप उन्हें ही रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न पिकअप के लिए, तो फिर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप MFN गोल्ड सेलर अगर है आप अमेजन पे, तो फिर आप अमेजन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट रिटर्न पिकअप करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये होता है कि एक्चुअली कि आप जब भी रिटर्न सेल्फ शिप में करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ कुमार पूछ रहे हैं, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज कमीशन मिलता है। देखिए, प्रोडक्ट रिटर्नेबल हो या नॉन रिटर्नेबल हो, इसमें इस तरीके से इसे कैटेगराइज नहीं किया गया है कि आपको कमीशन में बहुत ज़्यादा हेर फेर आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जाना है services.amazon.in और वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी कैटेगरीज का लिस्ट, जिसमें कि रेफरल फीस क्या लगती है और क्या क्या कमीशन आपको यहाँ पे लगेगा, क्या क्लोजिंग फी लगेगा, क्या जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, चाहे वो रिटर्नेबल कैटेगरी हो या नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी हो, आपको एक साथ ही दिख जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं सूरज माल बोल रहे हैं कि हिंदी का पूरा उपयोग करें, बीच बीच में अंग्रेजी का उपयोग क्यों। अच्छा, देखिए, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश जो हम डालना पड़ता है बोलते वक्त, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको हिंदी क्लियर हिंदी जो कहा जाता है, जो एक्चुअल हिंदी जो है वो समझ में नहीं आता, तो वो काफ़ी टाइम शिकायत करते हैं कि सबटाइटल्स आप डालिए तब समझ में आएगा। तो सबटाइटल्स डालना हमेशा हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बीच बीच में ऐसे इंग्लिश का प्रयोग करते हैं ताकि सबको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए जिनको हिंदी नहीं पता। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का क्वेश्चन सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपका काफ़ी सारे सवाल मैं इस सेशन में इंक्लूड कर पाई हूँ। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल आपका छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहती हूँ, तो आपको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।